नमस्कार। दैनिक समाचारों की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। राज्य में अब तक नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बुधवार 10 सितंबर 2025 को दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह जानकारी अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी। अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। इसके तहत मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, IAS वंदना दादिल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम होगा। अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रथम दृष्टया में इन अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का अवमानना करने का दोषी पाया है। न्यायालय ने ऐसे सभी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास सचिव समेत अन्य अधिकारी सशरीर उपस्थित थे। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है, जिसमें दोषी पाए गए अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। गौरतलब है कि रोशनी खलको और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। JET यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। करीब 17 वर्ष बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 8/25 के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करते हुए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जानकारी आयोग के वेबसाइट पर जारी किया है। इससे पहले JET राज्य गठन के बाद वर्ष 2008 में पहला और आखिरी बार हुआ था, जो विवादों में रहा और अब CBI जांच में है। इस परीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं कि JET 2024 में केवल परीक्षा में शामिल होने वाले 6% अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट घोषित होगा। कुल 43 विषयों का परीक्षा होगा और परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। 3 घंटे की परीक्षा जिसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। उच्चतम उम्र सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। JET परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि सामान्य जानकारी पर आधारित होगा, इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम मार्क्स 100 होंगे। पेपर 2 जो कि एक निश्चित विषय पर आधारित होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णतम अंक 200 होगा। दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुवैकल्पिक आधार पर होंगे और किसी भी गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा का सबसे बड़ा पैमाना ये होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे। JPSC ने इस परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र रांची की घोषणा की है। हालांकि विद्यार्थी अधिक होने पर रांची के अलावा अन्य शहरों में भी केंद्र रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए 3 शहर का नाम मांगा जाएगा। इसके अलावा इस परीक्षा में क्वालिफाई अंक भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इसके तहत सामान्य और EWS वर्ग के लिए 40% और SC ST BC के लिए 35% अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हों। वहीं अन्य कैटेगरी में 50% अंक लाना अनिवार्य है। आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित की है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 575 रुपये और BC1, BC2 और EWS के लिए 300 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आयोजित किए जाएंगे। पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति झारखंड के पलामू, चतरा एवं लातेहार की सीमावर्ती इलाकों में चुनौती बना हुआ है। पलामू के मनातू के केदल गांव में TSPC और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे। दरअसल TSPC का प्रभाव पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, रांची एवं रामगढ़ के इलाके में है। कोयला एवं अफीम की लेवी से यह संगठन फल फूल रहा है। TSPC का मुख्यालय फिलहाल पलामू, चतरा सीमावर्ती इलाके में शिफ्ट हो गया है। पलामू के मनातू के केदल का रहने वाला 10 लाख का इनामी शशिकांत गंजू TSPC के सुप्रीमो की भूमिका में है। पलामू एवं चतरा सीमा पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों की TSPC के साथ लगातार मुठभेड़ हो रही है। 2023 के बाद से इस इलाके में 8 से अधिक बार मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हर बार टॉप कमांडर शशिकांत गंजू बच निकला है। हालांकि 6 महीने पहले TSPC के सुप्रीमो में आक्रमण गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पलामू चतरा सीमा पर मौजूद TSPC के दस्ते में शामिल अधिकतर सदस्य माओवादी से जुड़े हैं। नक्सली संगठन TSPC के कमांडरों को अंतिम मौका देने की तैयारी है। सभी से आत्मसमर्पण करने की अपील की जा रही है। हाल ही में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद का सफाया हुआ है। इसी तर्ज पर नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा और उनका सफाया किया जाएगा।
पुलिस टीएसपीसी के कमांडरों से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है और उन्हें सरकार की योजना नई दिशा की जानकारी दे रही है। दरअसल नक्सल संगठन टीएसपीसी का गठन 2006-07 में हुआ था। भाकपा माओवादी से अलग हुए लोग टीएसपीसी में शामिल हुए थे। कभी टीएसपीसी के पास 500 से अधिक कैडर हुआ करते थे। फिलहाल टीएसपीसी के पास पलामू चतरा सीमा पर 1 दर्जन के करीब कैडर बचे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शशिकांत गंजू, सुखदेव यादव और नगीना शामिल है। पलामू चतरा सीमा पर टीएसपीसी का एक खास वर्ग पर पकड़ है, जिसके कारण टीएसपीसी के कमांडर इलाके में सक्रिय है। टीएसपीसी का कोयला और अफीम का लेवी का सारा पैसा शशिकांत के पास जमा हो रहा है। कोयला एवं अफीम से टीएसपीसी सबसे अधिक लेवी वसूलता है। हजारीबाग पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पहला मामला हत्या से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला पेट्रोल पंप में लूट से जुड़ा है। हजारीबाग पुलिस ने बड़का गांव में हुए दिनेश प्रजापति की हत्या का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 6 जुलाई को दिनेश प्रजापति की पत्नी संगीता देवी ने 1 लाख के लेनदेन करने का आरोप सुभाष प्रजापति पर लगाते हुए कहा था कि उनका अपहरण किया गया है। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में दिनेश प्रजापति के शव को कुम्हाडी स्थित कुएं से बरामद किया था। शव बरामद होने के बाद उन ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के पिता महेश प्रजापति को घर से घसीटते हुए बाहर निकाला और उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। यही नहीं, ग्रामीणों ने आरोपी सुभाष प्रजापति के घर में लूटपाट के बाद घर को आग के हवाले कर दिया था। भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ भी झड़प की थी। उक्त मामले में मृतक महेश प्रजापति की पत्नी कौशल्या देवी ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग एसपी ने एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद टीम ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दूसरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खीरगांव पेट्रोल पंप कर्मी राहुल कुमार के साथ 2 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रितेश, पंकज और राहुल हैं। वहीं रितेश कुमार पर आर्म्स एक्ट के तहत पहले भी केरेडरी थाना और पंकज कुमार पर 2 मामले सदर थाना में दर्ज हैं। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड से मारपीट करने का आरोप लगा है। पलामू में SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले को लेकर के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने बॉडीगार्ड से दुर्व्यवहार नहीं किया है, उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि उन पर आरोप साबित होते हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले लातेहार में मंत्री का बॉडीगार्ड के साथ विवाद का मामला निकलकर सामने आया था। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारा और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है। पूरे मामले में मेदिनीनगर टाउन थाना में बॉडीगार्ड के आवेदन के आधार पर 0 FIR दर्ज की गई है। इस बीच मंगलवार को पूर्व मंत्री ने पलामू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह घटना गलत रूप से बताया जा रहा है, उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बॉडीगार्ड खुद छोड़कर चले गए थे, वे सुरक्षा को लेकर सजग नहीं थे। मामले में कुछ वरीय अधिकारी भी संलिप्त हैं। पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। वरीय पुलिस के अधिकारी इसकी जांच करें। झारखंड वासियों के लिए आने वाले कुछ दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। अगले 14 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 11 सितंबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची ने 10 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे के बीच रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा और रामगढ़ जिला के कुछ भागों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसका असर भी देखने को मिला है। बुधवार को अपराह्न 3 बजते ही रांची का मौसम बदल गया। 10 सितंबर को बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिला के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 11 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसोवा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन से प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।